तो सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई इस नए सेशन में। आप सभी को पता होगा कि जो ये सेशन चल रहे हैं, ये फटाफट या सटासट कुछ भी कह दो चाहिए, कम समय में अधिक जानकारी। आप सभी को पता है हमारा हमेशा से फार्मूला रहा है और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो अब कम समय में अधिक हमें रिवीजन है वो करना है। तो यहाँ पर तो तुरंत प्रभाव से हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं पसंद आए तो, वरना कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। आगे लाइक और शेयर कब करना होता है? जब आपको इस क्लास से कुछ फ़ायदा होता है, कुछ बेनिफिट होता है, वरना कुछ भी नहीं करना है। वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पहला प्रश्न एक है, बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना अपराध है के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। आप सभी को पता है आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है, आप गाड़ी चलाते हैं तो अपराध है। तो धारा 185 के तहत अपराध माना जाएगा, गलत हो जाएगा। धारा 185 शराब की बोतल चूस के आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये मान्य होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, आप वाहन का प्रयोग कानून से नहीं कर सकते, बिल्कुल बिना बीमा की गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते आपको 2000 का जुर्माना भरना पड़ता है। धारा 146 के तहत सभी वाहनों के लिए बीमा आवश्यक होगा, ये सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर एक गलत है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर धारा 185 शराब से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, अनुमत सीमा से अधिक मद्यसार से प्रभावित हालत में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? अनुमत सीमा का मतलब एक निर्धारित सीमा से अधिक अगर आप शराब पीते हैं तो कौन सी धारा के तहत अपराध है? धारा 185। और यहाँ पर पहली बार में 10,000 का जुर्माना है, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना है, पहली बार में 6 माह की कैद है, दूसरी बार में यहाँ पे 2 वर्ष का यहाँ पे आपको जेल में मोटे मोटे मच्छर काटने को मिल सकते हैं अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, आप जब बोतल चूस के गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर 30 mg जो शराब होती है 100 ml ब्लड में, है ना, तो ये इसकी जो है एक निर्धारित सीमा बताई गई है। प्रश्न 3, पीछे का दृश्य मतलब रियर व्यू मिरर देखने के लिए मोटर गाड़ी चालन कौन से शीशे का प्रयोग करते हैं? चाहे साइड मिरर की बात करें चाहे रियर मिरर की बात करें, हमेशा यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अंतर्गोल दर्पण हो जाएगा। अंतर्गोल या अवतल दर्पण, अंतर्गोल या अवतल दर्पण इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, प्रथमोपचार का प्रतीक यानी प्राथमिक उपचार का प्रतीक जो होता है वो कैसा होता है? आप सभी को पता होगा कि इसका जो बॉर्डर होता है, मैं बॉर्डर रियल में आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। बॉर्डर तो ऐसा होगा, ठीक है, और इसकी जो पृष्ठभूमि होगी ना, सफ़ेद पृष्ठभूमि होगी। चिन्ह कैसा होगा? रेड कलर में होगा, प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है, ओके, इस टाइप से प्लस का चिन्ह होगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, नीले बॉर्डर में सफेद पृष्ठभूमि पर लाल चिन्ह यहां पर होता है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 5, भारी मोटर वाहन वह है जिसका आधारित सकल भार खालिस्तान 12,000 kg से क्या होता है? अधिक होता है। आप सभी को पता है LMV के लिए यहाँ पर 7,500 kg होता है, MMV के लिए ठीक है, इसके लिए 7.5 से 12 टन तक होता है, और HMV में 12 टन प्लस होता है, ठीक है, यानी 12 टन से अधिक। 12 टन ही यहाँ पर 12,000 kg होता है, आप सभी को पता होगा, इस बात को जानते होंगे आप। टेल गेटिंग क्या है? टेल गेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा ड्राइविंग है जब आप सामने चल रही किसी भी गाड़ी को क्या करते हैं, उसके एकदम समीप गाड़ी चलाते हैं, एकदम पास में खतरनाक तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है, तो उसे टेल गेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अपने वाहन के आगे चल रहे किसी भी वाहन के पीछे एकदम पास खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना टेल गेटिंग यहाँ पे कहलाता है। प्रश्न संख्या 7 है, वे स्थान जो वाहन के रियर व्यू मिरर अथवा साइड मिरर में दिखाई नहीं देते हैं, यानी आपकी जो गाड़ी है उस गाड़ी का एक तो देखो साइड मिरर होता है यहाँ पे, सॉरी रियर व्यू मिरर, 2 यहाँ पे साइड मिरर होते हैं, इन तीनों ही मिरर में जो स्थान दिखता नहीं है वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाते हैं या अंधे मोड़ कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन स्थानों पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो है दुर्घटना की संभावना रहती है, क्योंकि ये स्थान दिखते नहीं है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, नीचे दी गई धाराओं में से कौन सी धारा 2019 में हुए मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन में पहले से मौजूद थी? धारा 194 डी, हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल ये नई जोड़ी गई है, सही है। धारा 194 ई, एम्बुलेंस को रास्ता न देना, ये भी ठीक है। धारा 194 ए, यात्रियों की ओवरलोडिंग, ये भी ठीक है। धारा 177 सामान्य अपराध, तो ये पहली बार, सॉरी ये क्या है, पहले से मौजूद थी।
ये तीनों क्या है, मौजूद नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। ये तीनों क्या है, न्यू सेक्शन ऐड हुए हैं 2019 में, और ये क्या है, पहले से ऐड थी। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीजल इंजन में डीजल को किसके माध्यम से जलाया जाता है? आपको पता है, डीजल इंजन में डीजल को कंप्रेशन के द्वारा या हवा के कंप्रेशन के द्वारा यहाँ पे जलाया जाता है, यानी ताप और दाब, गर्मी से। और जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें स्पार्क प्लग से जलाया जाता है। दोनों का काम करने का मेथड अलग होता है, इसीलिए डीजल इंजन को यहाँ पे कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोला जाता है, पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन बोला जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो जवाब हो जाएगा, हवा के कंप्रेशन के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, पैसेज इंजन को ठंडा करते हैं, ये बने होते हैं इंजन के ऊपर, बोनट में, रेडिएटर में, सिलेंडर ब्लॉक में। आपका जो इंजन होता है, इंजन में जब रेडिएटर, माना कि सिलेंडर हेड है, ये रेडिएटर लगा है, तो इसका एंटर यहाँ से होगा, ये घूम के यहाँ से निकल के वापस रेडिएटर में आ जाएगा। तो ये जो पानी को बहने के लिए जो जगह है ना, ये वाटर जैकेट या पैसेज कहलाते हैं, वाटर जैकेट या पैसेज कहलाते हैं। तो ये कहाँ बने होते हैं? सिलेंडर ब्लॉक में बने होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। गजन पिन का अन्य नाम नहीं है। गजन पिन है, इसको कई नामों से जाना जाता है। अब कौन सा नाम ऐसा है यहाँ पर दिया गया जो इसका नहीं है? तो यहाँ पर पिस्टन पिन, गजन पिन, रिस्ट पिन, पिस्टन रिंग नाम से पता चल रहा है, नाम पूछा पिन का है और यहाँ पर रिंग दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों नाम इसके नाम होते हैं भाई। ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, क्लच का कार्य होता है। क्लच का क्या कार्य होता है ये बताना आपको। तो क्लच का क्या काम होता है? आप सभी को पता है, जो इंजन होता है, इंजन, इसके बाद में यहाँ पे फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील पे क्लच होती है और इसके बाद गियर होता है। तो इस क्लच का जो काम है, मेन काम, इस इंजन को इस गियर बॉक्स से जोड़ना होता है। इनका दोनों का संबंध जोड़ना, दोनों का संबंध तोड़ना, यही इसका मेन काम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि वाहन को रोकते समय इंजन को गियर से हटाना होता है, गियर बदलते समय इंजन को पावर से हटाना होता है, गाड़ी को न्यूट्रल करने के लिए, ये सभी काम ये करता है। तीनों में ही क्या हो रहा है? इंजन को गियर से हम हटा रहे हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक अच्छे ड्राइवर का आवश्यक गुण कौन सा नहीं है? व्यावसायिक मैकेनिक जैसी मशीनी निपुणता, यानी एक ड्राइवर को मैकेनिक होना चाहिए, ये नहीं है भाई, गलत है। मतलब कि नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मैकेनिक या व्यावसायिक मैकेनिक का नाम आ गया, मतलब एक व्यावसायिक, मतलब एक प्रॉपर ट्रेंड मैकेनिक होना चाहिए। यार ड्राइवर को ट्रेंड मैकेनिक होने की क्या आवश्यकता है? शारीरिक स्वस्थता, ठीक है, अनुशासित होना चाहिए, ठीक है, परिवहन नियम की जानकारी, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ये 3 सही है, और 1 नंबर गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, RFID टैग क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। और इस RFID टैग का जो प्रयोग है ना साथियों, इस टैग का प्रयोग साथियों यहाँ पे फास्ट टैग है ना आपका, इसमें जो टोल कलेक्शन करते हैं, टोल कलेक्शन में यहाँ पे इस्तेमाल करता है। आप सभी को पता होगा कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये NPCI को यहाँ पे ऑथोराइज कर रखी है कि ये टोल कलेक्शन करेगा। और NPCI है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेथड में RFID का प्रयोग करते हुए यहाँ पर जो पेमेंट है कलेक्शन कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। प्रश्न संख्या 15 है, रास्ता दो चिन्ह जो कि उल्टे त्रिभुज में होता है। क्या होता है? उल्टे त्रिभुज में होता है। अब ये पूछा है, मैं इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें रेड है, तो रेड ही बना दें हम, ये मैंने जो बना दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें पूछा है कि ये शक्ल में तिकोना होता है, तो बिल्कुल ठीक है, सही है। लाल हाशिए से रंगा हुआ, हाशिया यानी होता है बॉर्डर, तो ये लाल में है, ये भी ठीक है। सफ़ेद पृष्ठभूमि, ये भी ठीक है। बीच में लाल रंग में चिन्ह होता ही नहीं है भाई, तो जिसमें 4 है वो गलत हो जाएगा, ये गलत है 4, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। इसका नाम होता है रास्ता दें। क्या होता है? रास्ता दें। वो रास्ता कहाँ देना होता है? आप सभी को पता है, जहाँ पर आप किसी मार्ग में, माना कि एक मेन मार्ग है, ठीक है, एक ये मार्ग है, आप इस मार्ग में यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो इस मेन मार्ग पर जो पहले से गाड़ियाँ चल रही है ना, इनको रास्ता देना इससे चिन्ह का मेन मकसद होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टायर रोटेशन का लाभ होता है। टायर रोटेशन का मतलब है आप टायरों को स्थान परिवर्तन करते हैं, आप टायरों की जगह बदल देते हैं, उसे रोटेशन कहा जाता है। तो इससे क्या लाभ है ये बताना है। तो टायरों का असमान घिसना कम हो जाएगा। टायर, क्योंकि कई टायर कम घिसते हैं, कई ज़्यादा घिसते हैं, टायर रोटेशन कर देंगे तो ये समान रूप से घिसना प्रारंभ हो जाएंगे। टायर रोटेशन की बात करते हैं। अभी SKNU में पेपर में
टायर रोटेशन को 10,000 किमी पे चेंज करना सही माना गया है। हालांकि कई एग्जाम पहले भी आए हैं जिनमें 5,000 को यहाँ पे राइट आंसर माना गया है। तो इसके संबंध में मैं आपको जल्द ही अवगत करवा दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं वो पहले 5,000 मानते आए हैं, लेकिन अब की बार SKNU में 10,000 माना है और इसका कोई ऑफिशियल आंसर भी कहीं नहीं मिल रहा है कि कितने पे होना चाहिए। चोक वाल्व का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप सभी को पता है। पहली बात तो चोक जो होती है, चोक का प्रयोग होता कहाँ है? पेट्रोल इंजन में होता है। कहाँ पे होता है? पेट्रोल इंजन में। कब होता है? ठंडा मौसम जब हो। और ये क्या करता है? हवा को कंट्रोल करता है, हवा को नियंत्रित करता है, कम करता है। हवा का जो अनुपात है वो कम कर देता है, पेट्रोल का अनुपात उससे बढ़ जाता है और पेट्रोल आसानी से जलने में सक्षम होता है, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सर्दी के मौसम में पेट्रोल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है। साथियों, जो आपको फास्टली पढ़ा रहा हूँ इससे आपको मदद मिलती है या फास्ट पढ़ाने से दिक्कत होती है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही कीमती है। आप अपना कमेंट है वो जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर आप जरूर करें। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन को सर्दी में आसानी से स्टार्ट करने के लिए बात तो ठीक है। डीजल इंजन को सर्दी में स्टार्ट करना डीजल में तो होती नहीं है। पेट्रोल को हवा में मिलाना कार्बोरेटर का काम होता है। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो पेट्रोल को हवा पेट्रोल मिश्रण भेजते रहने के लिए, ये भी गलत है। ये तो कार्बोरेटर भेजता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या आपके सामने 18 है। गाड़ी को स्टार्ट करते समय सेल्फ स्टार्टर मोटर के संबंध में सही कथन चुनें। आप सभी को पता है कि जो गाड़ी का इंजन होता है वहाँ पे पीछे जो इंजन शाफ्ट के पीछे वाले भाग पे फ्लाईव्हील लगा रहता है। फ्लाईव्हील के ऊपर क्या होता है? रिंग गियर होता है। क्या होता है? रिंग गियर। ये रिंग गियर लिख दिया मैंने, रिंग गियर। अब सभी को पता है यहाँ पे की जो सेल्फ मोटर होती है ना, सेल्फ मोटर के पास क्या होता है? पिनियन गियर होता है। पिनियन गियर होता है। तो ये जो पिनियन गियर है, ये पिनियन इस रिंग गियर से मिलता है। यही प्रश्न में पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 फ्लाईव्हील के रिंग गियर से सेल्फ स्टार्टर मोटर जुड़ती है। बात तो ठीक है। फ्लाईव्हील का पिनियन गलत हो जाएगा क्योंकि पिनियन सेल्फ का होता है। फ्लाईव्हील का बेवल गियर ये भी गलत है। फ्लाईव्हील का पिनियन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्लाईव्हील का रिंग गियर सेल्फ मोटर से जुड़ता है। सेल्फ का पिनियन ये तो ठीक है, देखो ये भी ठीक है। तो ये, लेकिन ये आधा इधर वाला गलत है ना। तो यहाँ पर फ्लाईव्हील का रिंग गियर और सेल्फ का पिनियन गियर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है फ्लाईव्हील का रिंग गियर और सेल्फ मोटर से जुड़ता है, पिनियन का लिखा ही नहीं है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लुब्रिकेशन के कारण होती है पेट्रोल का रिसाव, इंजन बंद होना, पार्ट्स घर्षण कम होना, सभी सत्य है। सभी को पता है जो लुब्रिकेशन होता है ना वो इंजन के पार्ट्स का घर्षण को कम करता है। ठीक है, इनको चिकनाई प्रदान करता है। मूविंग पार्ट्स को यहाँ पे लुब्रिकेंट करने का काम करता है। किसी शारीरिक दोष या दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए और बनाए गए जो मात्र अनुकूलित न हो, केवल उन्हीं के द्वारा या उनके हेतु प्रयोग किए जाते हैं, उसको संशोधन पश्चात इस नाम से जाना जाता है। अनुकूलित यान, अडेप्टेड व्हीकल, रूपांतरित यान, सभी सही है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा ये चारों नाम है ना, चारों नाम इस एक ही गाड़ी के नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुकूलित यान, अडेप्टेड व्हीकल, रूपांतरित यान। ठीक है, ये नया नाम है भाई। जिसको हम पहले इनवैलिड व्हीकल कहते थे ना, उस इनवैलिड नाम को हटा दिया गया भाई। उस इनवैलिड व्हीकल को अब अनुकूलित यान, अडेप्टेड व्हीकल या रूपांतरित यान के नाम से जाना जाता। आपको याद रखना है, पहले इसका नाम इनवैलिड था, इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड व्हीकल इसको कहा जाता था। तो ये चीजें आपको थोड़ा देखो, हर एक चीज को जब आप मोटर व्हीकल एक्ट का संशोधन पढ़ते हैं तो इसमें ये चीजें आपके नोट डाउन आपको करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 21। किस वाहन के लिए 20 वर्ष की उम्र की आवश्यकता नहीं होती है? परिवहन वाहन को होती है, स्टेज कैरिज को होती है, निजी वाहन को, सभी के लिए। तो ये जो है इसके लिए नहीं होती भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर निजी वाहन हो जाएगा। निजी वाहन यानी कि प्राइवेट जो व्हीकल होते हैं इनको आप 18 साल की उम्र में चला सकते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल होता है 20 साल की उम्र में चलाना चाहिए। विदाउट गियर की गाड़ी है तो यहाँ पर आप 16 साल की उम्र में चला सकते हैं। अगर आप कोई ज्वलनशील गाड़ी या ज्वलनशील पदार्थ वाली गाड़ी चला रहे हैं तो 21 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। अल्टरनेटर का उद्देश्य होता है, अल्टरनेटर का मेन उद्देश्य होता है कि वो एक तो हाई आरपीएम पर और लो आरपीएम पर दोनों पर बैटरी को चार्ज कर सकता है। जबकि डायनामो जो पुरानी गाड़ी में होता था वो केवल हाई जो आरपीएम है गाड़ी का उस पर ही गाड़ी इंजन को स्टार्ट करता था। लेकिन अल्टरनेटर गाड़ी चाहे धीमी चलती है चाहे तेज चलती है, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गई, फिर वो धीमी और तेज दोनों पे गाड़ी की बैटरी को चार्ज है वो करता रहेगा। चार्जिंग सिस्टम से संबंधित है। उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में BS यानी भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। गलत बताना है भाई, पहली बात तो गलत बताना है। ठीक है, भारत स्टेज 4 को संपूर्ण भारत में 2017 में लागू किया गया, संपूर्ण भारत में। ठीक है, भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत स्टेज फर्स्ट के साथ 2000 में की गई, ये भी ठीक है। भारत स्टेज 3 को 2005 में लागू किया गया। भारत स्टेज 5 को संपूर्ण भारत में 2020 में लागू किया गया। 5 अभी तक आया नहीं है। C को देखो यहाँ पर
कुछ जो शहरों में जो मेगा सिटीज है ना वहाँ पर लागू किया गया था कि, लेकिन संपूर्ण भारत में यहाँ पर जो भारत स्टेज 3 है यहाँ पर संपूर्ण भारत में आए तो 2010 आपको करना है, ठीक है ना। पूरे भारत में 2010 में लागू किया गया था, 2005 में तो केवल इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हर स्टेज को सबसे पहले मेगा सिटी में लागू किया गया, फिर पूरे भारत में लागू यहाँ पर किया गया। मोटर वाहन अधिनियम की नीचे दी गई धाराओं के संबंध में सही मेल नहीं है। सही मेल, धारा 180 अयोग्य अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी होगी। 192 बी बिना परमिट वाहन का प्रयोग। 182 लाइसेंस के संबंध में अपराध करना, यह भी ठीक है। 181 अयोग्य होने के बाद वाहन चलाना स्वयं की जिम्मेदारी है। अयोग्य होने का मतलब है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस न होना या आपकी उम्र पूरी न होना किसी भी कारण से, तो यहाँ पर ड्राइवर खुद यहाँ पे जिम्मेदार होता है और इसमें जो है मालिक जिम्मेदार होता है। दोनों ही मामलों में 5-5 हज़ार का जुर्माना लगता है। धारा 192 बी है वो आरसी से संबंधित अपराध है, परमिट बिना परमिट का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब है GVWR की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो GVWR की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग। ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग, सकल वाहन भार। लाइसेंस हेतु शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किस धारा में किया गया है, धारा 9 में, क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस है, देखो लर्निंग लाइसेंस की बात करें तो धारा 8 में इसका उल्लेख है, और ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो धारा 9 में इसका जो है उल्लेख किया गया कि भी कब जारी किया जाएगा, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सारी प्रोसेस के संबंध में यहाँ पे धारा 8 और 9, लर्निंग लाइसेंस 8 में और ड्राइविंग लाइसेंस 9 में इसका उल्लेख किया गया है। तो शैक्षिक योग्यता का उल्लेख भी 9 में ही किया गया है। यदि आवेदक ड्राइविंग टेस्ट 3 बार में पास नहीं कर पाता है तो उसे इतनी अवधि के बाद टेस्ट के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति होती है। पहले 3 अवसर आपको 7 + 7 + 7 इस टाइप से मिलते हैं। चौथा जो अवसर होगा ना वो आपको 60 दिन बाद मिलता है। तो यहाँ पर जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर देना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। फास्टैग के बारे में गलत कथन को चुनना है। फास्टैग के बारे में, मोटरसाइकिल को टोल से मुक्त रखा गया, बिल्कुल ठीक है। गलत बताना है भाई, पहली बात तो भारत में इसे 2021 में अनिवार्य रूप से लागू किया गया, ये भी ठीक है। प्राइवेट वाहनों को एन श्रेणी में रखा गया, एन नहीं भाई, यहाँ पे जो प्राइवेट वाहन है ना इनको जो फास्टैग है, पहली बात तो इसकी 2 श्रेणियाँ हैं, एक एम है एक एन है। इसमें एम में यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल है और एन में यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एन नहीं एम होगा, तो ये गलत हो जाएगा अभी। निजी या प्राइवेट वाहनों के लिए बैंगनी रंग का फास्टैग दिया जाता है, बिल्कुल। जो प्राइवेट व्हीकल होंगे उनको बैंगनी रंग का जो फास्टैग है वो दिया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, त्रिभुज में दिया गया ऐसा चिन्ह जिसमें 2 रेखाएं बनी हुई हो और वो रेखाएं एक साइड से चौड़ी हो और एक साइड से संकड़ी हो, यानी कि एक ऐसा संकेत है त्रिभुज में जो आगे से संकड़ा है अब पीछे से चौड़ा है, इस टाइप से संकेत होगा। तो यानी कि ऐसा हो गया, मैं से नहीं बना पाया, अब ये त्रिभुज में होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये होता है आपके आगे संकड़ा रास्ता है यार, मतलब कि कह सकते हैं आगे रास्ता जो है या सड़क है वो संकड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक चेतावनी संकेत है। अच्छा सामरी किसे कहा जाता है, अच्छा सामरी गुड सिमरिटन को कहा जाता है, गुड सिमरिटन, गुड सिमरिटन, ठीक है। नेक व्यक्ति को, गुड सिमरिटन को, पीड़ित या घायल या अक्षम की सहायता करने वाले को, उपरोक्त सभी सही है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। टायर मार्किंग 185, टायर मार्किंग 185 65 R16 के संबंध में टायर का अंदरूनी डायमीटर क्या होगा। टायर का अंदरूनी डायमीटर होता है ये जो है ना, ये डायमीटर कितना होगा, 185 इंच, 65 इंच, 16 इंच, 185 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ना 185 यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, 185 क्या है, टायर की विड्थ है। 65 क्या है, इसकी सेक्शन हाइट है परसेंटेज में, 185 का 65% इसकी सेक्शन हाइट है। आर का रेडियल हो जाएगा, 16 यहाँ पर इसका डायमीटर हो जाएगा। ये हमेशा इंच में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है, रक्षात्मक ड्राइविंग क्या होती है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, रक्षात्मक ड्राइविंग वो है कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप ऐसा मान के गाड़ी चलाएं कि यार मेरे आगे से आने वाले, पीछे से आने वाले जो वाहन हैं उनके चालक थोड़ा सा मतलब कि कम है, या वो उनको जानकारी कम है, या वो सावचेत कम है, वो सावधान कम है, वो अपनी गलती से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें अपने आप को सावधान रखना है और ये मानना है कि जो सामने से पीछे से आ रहे हैं वो ड्राइवर नहीं है, मतलब हमें दूसरे ड्राइविंग जो करने वाले लोग हैं उनसे बचना है। तो यहाँ पर अन्य वाहन चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों और सड़क संकेतों के उल्लंघन की आशंका को ध्यान में रखते हुए वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। ये नहीं कि यार मेरी लेन तो ये है तो मैं तो इसी में चलूँगा, हो सकता है कोई अगर रॉन्ग लेन में भी आ जाए, गलत लेन में भी ड्राइविंग करता हुआ आपके सामने से आ जाए तो आपको बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास कैसी लग रही है। एक निजी वाहन को किस रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है।
पंजीकरण की आवश्यकता होती है, बीमा की होती है, प्रदूषण प्रमाण पत्र की होती है, वार्षिक टोल टैक्स है, वो हमेशा यहाँ पर दोस्तों कॉमर्शियल व्हीकल को देना होता है। बात करते हैं जो आपके प्राइवेट व्हीकल होते हैं, प्राइवेट व्हीकल के लिए सबसे ज़्यादा आरसी होती है। आरसी के बाद में आपके यहाँ पर पीयूसी होता है, पीयूसी के बाद में डीएल भी होता है, डीएल के बाद में इंश्योरेंस भी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये 4 कागज़ होते हैं। आजकल एक फास्टैग को भी ऐड कर लो भाई, फास्टैग, क्योंकि नेशनल हाईवे पर आप फास्टैग के बिना गाड़ी नहीं ले जा सकते, ले जाते हैं तो ज़्यादा टोल वसूल यहाँ पर होता है, याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 34, किसी नेशनल हाईवे पर कोहरे में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट की कौन सी बीम होनी चाहिए। बात आई है कोहरे की और हेडलाइट की, तो यहाँ पर हेडलाइट को क्या हो जाएगी, लो बीम हो जाएगी। दूसरी बात, अब इस लो बीम को आप क्या कह सकते हैं, लो बीम को आप डिप्ड बीम के नाम से भी जानते हैं, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आया था। इसलिए ए और सी यहाँ पर दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है। निलंबित या रद्द ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति ड्राइविंग कर सकता है, नहीं कर सकता। नया लाइसेंस जारी करवाने के बाद कर सकता है, तब तक आप मतलब कि ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो रद्द अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है या मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड या कैंसिल कर दिया गया, तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते जब तक न्यू ड्राइविंग लाइसेंस आप क्रिएट नहीं बनवा लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के कितने दिनों के अंदर रिन्यू के लिए आवेदन करना चाहिए। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता है, तो कितने दिनों के भीतर, तो 365 दिन का टाइम होता है भाई। 365 दिन पहले या बाद में, पहले या बाद में, दोनों में से एक में आपको क्या करना है, आवेदन करना है। या तो 365 दिन पहले करो या बाद में करो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप 365 दिन से अधिक पहले नहीं कर सकते और 365 दिन के बाद में करते हैं तो अथॉरिटी आपको मना कर सकती है। मना करने के लिए फिर रिन्यू की प्रोसेस ना होकर फिर एक नया लाइसेंस आपको बनवाना पड़ सकता है। नहीं तो क्या होता है, रिन्यू हो सकता है समय पे। रिन्यू पे बहुत कम प्रोसेस होती है, नए में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है। ओवरटेकिंग निषेध के संकेत होते हैं। ओवरटेकिंग निषेध का आप सभी को पता होगा कि गोल आकृति में होता है और इसमें एक एरो यहाँ पर सीधा जा रहा होता है, एक एरो आगे निकलता होता है। इस आगे निकलने वाले को काट दिया जाता है, इसे ओवरटेकिंग यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकार में गोलाकार होता है, आकार तो गोलाकार है। लाल बॉर्डर के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि इसकी होती है। बॉर्डर क्या है, लाल है और पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। HSRP पंजीकरण प्लेट के संबंध में सही कथन नहीं है। HSRP नंबर प्लेट के संबंध में सही कथन नहीं है। आम आदमी को फॉर्म 60 भरकर इस पंजीकरण के लिए देना होगा। आम आदमी को HSRP के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो ये फॉर्म संख्या 60 नहीं है, आम आदमी को नहीं, प्राइवेट जो कंपनियों के जो आदमी होंगे उनको भर के देना। आम आदमी तो इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकता। प्लेट पर अशोक चक्र का होलोग्राम लगा होगा, बिल्कुल ये ठीक है, ये ठीक है भी। इस प्रकार के पंजीकरण के बाद अपने वाहन का प्रयोग भारत में कहीं पर भी किया जा सकता है, ये भी ठीक है। इसका पूरा नाम अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट है, हिंदी में नाम। अंग्रेजी में बात करें तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है, आप सभी को पता है। जब एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में ले जाते हैं ना, तो नया पंजीकरण हमें करवाना होता है। और उससे बचने के लिए, क्योंकि कई जो सरकारी जॉब में जो भी है या नौकरी करते हैं, वो क्या है, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है या कोई और भी रीजन से उन तबादला होता रहता है, तो इस वजह से वो गाड़ी को बार बार उनको क्या है, मतलब कि नया रजिस्ट्रेशन उनको करवाना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, इस समस्या से बचने के लिए भारत सीरीज यहाँ पर लाई गई, जिसे हम BH सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो BH सीरीज किसके लिए है, यानी कि ऑल इंडिया में व्हीकल का प्रयोग करने के लिए। इसका अंग्रेजी में नाम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, हिंदी नाम अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से निजी वाहन का वह दस्तावेज जिसकी अवधि 15 वर्ष नहीं होती है। तो प्रदूषण प्रमाण पत्र है, इसकी आप सभी को पता 6 माह या 12 माह होती है। फिटनेस है, टैक्स है, पंजीकरण है, इन तीनों की यहाँ पे क्या होती है, 15 वर्ष के लिए यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये तो मंथ में है भाई और ये ईयर में है, याद रखना आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। इंजन के काला धुआं देने का मुख्य कारण क्या होता है। ऑयल जल रहा है, ऑयल कम है, ईंधन कम है, ईंधन अधिक जल रहा है। तो अगर काला धुआं दे रहा है तो ईंधन अधिक जल रहा है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कभी कभी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, काला धुआं आपके जो है ईंधन कम, तो ये हो नहीं सकता। ऑयल जल रहा है, ऑयल कम है, ईंधन अधिक जल रहा है, तो यहाँ पर ऑयल जल रहा है ना तो भी दे सकती है, लेकिन मोस्टली कारण ईंधन का रहता है, ठीक है, क्योंकि ईंधन है वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 41, पर्यटक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। पर्यटक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो आप सभी को पता होगा कि पर्यटक वाहन जो है
एक प्रकार का कॉमर्शियल व्हीकल है और इसका यूज भी कॉमर्शियल आप कर रहे हैं, वाणिज्यिक कर रहे हैं, तो वाणिज्यिक वाहन जो होते हैं, कॉमर्शियल जो व्हीकल होते हैं जिसे हम सीवी के नाम से जानते हैं, तो इनके लिए 20 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। साथ ही एलएमवी का यहाँ पर आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो 20 वर्ष व 1 साल का हल्का मोटर वाहन का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आप एक पर्यटक वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। प्रश्न संख्या हमारे पास में 42 आ गया है। परिवहन श्रेणी के वाहनों में शामिल नहीं होता। परिवहन कौन सा वाहन नहीं है? पर्यटक वाहन होता है, प्राइवेट वाहन ये नहीं है भाई, और ट्रांसपोर्ट वाहन होता है, और सार्वजनिक स्थान पर कार्यरत वाहन ये भी होता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि पब्लिक यूज के लिए जो व्हीकल होते हैं वो सारे के सारे परिवहन वाहन होते हैं। एक स्कूल जो वाहन होता है ना, वो एक जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो होता है, स्कूल की गाड़ी ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो होता है, लेकिन पब्लिक यूज नहीं होती, पब्लिक सेक्टर में यूज के लिए नहीं होती, क्योंकि उसका प्रयोग केवल स्कूल में होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक परिवहन वाहन परिवहन वाहन नहीं है, या पब्लिक सर्विस व्हीकल नहीं है। तो यहाँ पर स्कूल बस को आपको वहाँ पर नहीं माना जाता है ना। तो इस टाइप से थोड़ा सा इनमें आपको अंतर करना है। मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न ये है, परिवहन श्रेणी के वाहनों में शामिल है। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में स्कूल बस आती है, लेकिन पब्लिक यूज के लिए नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि परिवहन वाहन जो होते हैं पब्लिक यूज के लिए होते हैं, लेकिन स्कूल बस पब्लिक यूज के लिए नहीं होती, वो केवल जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए होती है। तो उनमें थोड़ा सा मैंने अंतर बताया था आपको। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल क्या होते हैं? यहाँ पे परिवहन वाहन नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 43, कौन सा वाहन ज़्यादा प्रदूषण करता है? तो यहाँ पर पेट्रोल वाहन है, डीजल वाहन है, सीएनजी है, एलपीजी है। तो ज़्यादा प्रदूषण पेट्रोल की बजाय डीजल जो इंजन है वो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार कितने लोग मोटर कैब में यात्रा कर सकते हैं? एक मोटर कैब होती है, एक मैक्सी कैब होती है। आप सभी को पता है कि मोटर कैब है, इसकी जो इसकी जो लिमिट है, चालक को छोड़कर 6 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं, और मैक्सी कैब में 6 से 12 प्लस ड्राइवर होता है। तो ये याद रखना है। केवल 6 से अधिक यात्री की बात करें तो यहाँ पर ओमनिबस होती है। 6 से 12 प्लस ड्राइवर तो आपको मैक्सी कैब करना है। केवल 6 तक या ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पर मोटर कैब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, आपके सामने गैप इन मीडियन का संकेत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा? सामने सड़क के बीच में गैप है, यू टर्न के लिए स्थान है, सड़क के मध्य पट्टी में गैप है, सभी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामने सड़क के बीच में गैप है, यू टर्न के लिए स्थान है, क्योंकि जो गैप इन मीडियन होता है ना, इसके बाद ही क्या होता है? इसके बाद ही यहाँ पर यू टर्न का संकेत आता है। प्रश्न संख्या 46 है, आपके सामने लाल चक्कर में 50 लिखा हुआ, लाल चक्कर में, उसका मतलब क्या होगा? गोल आकृति होगी और इसमें 50 लिखा होगा, तो ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट को बताता है। तो यहाँ पर अधिकतम स्पीड लिमिट, ठीक है, आप अपने वाहन को 50 से कम स्पीड पे चला सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप अपने वाहन को 50 से अधिक स्पीड से वाहन का उपयोग नहीं कर सकते, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी बिल्कुल हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 47, 184 धारा 184 में खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं, तो इसमें शामिल नहीं है। लाल बत्ती को पार करना शामिल है, स्टॉप रेखा को पार करना शामिल है, मोबाइल का प्रयोग ठीक है, नशे में गाड़ी चलाना धारा 185 लागू होती है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, धारा 185 शराब पीकर या नशे में गाड़ी चलाते हैं तो लागू होती है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर हम 48 पे आते हैं। अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध से संबंधित धारा कौन सी है? यानी अनुज्ञप्ति का मतलब है यहाँ पर डीएल, यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका है। तो यहाँ पर धारा 182, 83, 84, 85, आप सभी को पता होगा कि जो धारा 182 है वो ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अगर आप अपराध करते हैं तो लागू होती है। प्रश्न संख्या 49, त्रिभुज में बना संकेत जो चेतावनी संकेत नहीं है। त्रिभुज में बना संकेत जो चेतावनी संकेत नहीं होता, हेयरपिन होता है, आगे बजरी वाली सड़क होता है, रास्ता दे संकेत ये नहीं होता भाई, साइकिल क्रॉसिंग ये भी होता है। तो ये रास्ते दे दो जो चिन्ह होता है ये उल्टे त्रिभुज में तो होता है, लेकिन ये एक आदेशात्मक संकेत होता है, अनिवार्य संकेत है ये, और इसको हम गिव वे या रास्ता दे के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 50 है और आज का लास्ट का प्रश्न है, कार पुलिंग का क्या मतलब है? शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ये इस प्रश्न का जो जवाब है आपको कमेंट सेक्शन में देख के बताना है। कार पुलिंग किसे कहते हैं? आपने कई बार सुना होगा कार पुलिंग। अब मुझे पता है आप कार पुल करना मतलब क्या होगा, खींचना, आप समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में कार पुलिंग का मतलब क्या है आपको रिसर्च करना है, पता करना है और कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देना है कि एक्चुअली में कार पुलिंग का मतलब क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस कार पुलिंग का मतलब बता दूंगा, ठीक है, या मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि कई बार मैं प्रश्न ये आपको दे चुका हूँ।
टेस्ट सीरीज में भी मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, क्लास में भी बता चुका हूँ। तो आप साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपकी यहाँ पर रहती है। वो शानदार सेशन हम यहाँ पर लगातार आपको ले रहे हैं। और आप अगर घर बैठे ड्राइवर या किसी भी ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप एनसीएल की, आईटीबीपी की, जो कोई पुलिस में ड्राइवर की भर्ती हो, हाई कोर्ट में हो, कहीं पर भी कोई भी भर्ती है और आप घर बैठे इसरो की, जैसे इसरो की आती है, तो शानदार इसरो का भी बैच हमारे चल रहा है। तो ऑनलाइन कोर्स या बैच आप ज्वाइन करके स्पेशल नोट्स के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। साथ में बताना चाहूँगा, इस क्लास की PDF से संबंधित है और नोटिफिकेशन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद है कि आप इस सेशन को आप पूरा देखे होंगे और आपको ये समझ में आया होगा और आपको मज़ा आया होगा। आप अपनी राय, आप अपना पर्सनल कमेंट है इस वीडियो के इस कमेंट में भेजेंगे कि हम इस क्लास में और किस प्रकार से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हम फास्टली आपको यहाँ पर जो है, जो फटाफट जो है सेशन है वो करवा रहे हैं और रिवीजन आपका करवा रहे हैं। तो इसमें कोई अगर कमी बेसी रही है, आपका कोई सुझाव हमारे लिए हो तो आप जरूर भेजें। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।